हेलो एवरीवन, आज डेट है 8 अगस्त 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर के पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज, टोक्यो ओलंपिक से इंडिया के लिए काफ़ी प्राउड मूवमेंट। इंडिविजुअल लेवल पर इंडिया को सेकंड टाइम गोल्ड मेडल मिला, लेकिन अगर एथलेटिक्स की बात की जाए तो इंडिया को फर्स्ट टाइम इंडिविजुअल लेवल पर गोल्ड मेडल मिला। और ये गोल्ड मेडल दिलाने वाले हैं जिनका नाम है नीरज चोपड़ा, और उन्होंने जेवेलिन थ्रोअर में इंडिया को गोल्ड मेडल दिलवाया। अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया का जो ओलंपिक में डेब्यू हुआ था 1900 में, उस समय हमें पता है कि हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल था। तो इंडिया को, हालांकि 1900 में जब पेरिस गेम्स हो रहे थे ओलंपिक्स में, तो नॉर्मन पिटचार्ट इंडिया की तरफ से एथलेटिक्स में गए थे और उन्होंने 2 सिल्वर मेडल भी हासिल किए थे, लेकिन वो सिटीजन थे ब्रिटेन के। तो जब वो ब्रिटेन, इंडिया छोड़ करके ब्रिटेन गए, तो जो भी मेडल थे वो इनडायरेक्टली ब्रिटेन को चले गए। हालांकि हॉकी में हमारा काफ़ी अच्छा पास्ट रहा, हॉकी में हमें काफ़ी मेडल भी मिले ओलंपिक्स में, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर जैसे मिल्खा सिंह, PT उषा, दीपा कर्माकर, वो बिल्कुल पास जा करके उन्होंने मेडल को मिस किया है। शूटिंग, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, टेनिस, इनमें भी हमें बहुत सारे मेडल मिले हैं अभी ओलंपिक्स में और इससे पहले भी। अगर हम शूटिंग की बात करें तो 2008 में जब बीजिंग ओलंपिक हो रहा था, उस समय अभिनव बिंद्रा ने इंडिविजुअल लेवल पर इंडिया को पहली बार गोल्ड मेडल दिलवाया था शूटिंग में। ओके, तो नीरज चोपड़ा सेकंड इंडिविजुअल गोल्ड मेडल ओवरऑल अगर हम देखें, और अगर आप एथलेटिक्स की बात करोगे तो पहली बार इंडिया को गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। तो इंडिया के लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट है। अब देखो, टोक्यो ओलंपिक्स आज 8 अगस्त है और आज उनका लास्ट दिन है। तो टोक्यो ओलंपिक्स, तो टोक्यो की जो लोकेशन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ज्योग्राफी के मैप के हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जापान का मैप हम देख लेते हैं। जापान जो है वो चाइना के साथ में, कोरियन पेनिनसुला के साथ में मिलकर के ईस्ट एशिया का पार्ट बनाता है। जापान मेनली 5 आइलैंड से मिलकर के बना है, जिसमें होक्काइडो, ये है होन्शु, शिकोकू एंड क्यूशू, और इसके यहाँ पर नीचे छोटे छोटे आइलैंड कंट्री हैं, जिनमें से एक आइलैंड है ओकिनावा, वो भी जापान का टेरिटरी माना जाता है। ये है ryukyu आइलैंड्स, यहाँ से क्यूशू से लेकर के और नीचे ताइवान तक ये फैले हुए हैं। ryukyu आइलैंड्स को लेकर के जापान अपना क्लेम करता है और अदर कंट्रीज अपना क्लेम करते हैं। इनमें अगर देखेंगे आप, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखेंगे, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट जो आइलैंड है वो शिकोकू आइलैंड्स है। जापान की जो कैपिटल है टोक्यो, वो होन्शु आइलैंड के ऊपर सिचुएटेड है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पर और भी स्पेशल कंट्री है, स्पेशल लोकेशन है, स्पेशल सिटी है, जैसे नागोया हो गया, ओसाका हो गया, ये आपको ध्यान में रखना है। ये इम्पोर्टेंट नाम जो हैं वो एनवायरनमेंट के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए। चेन्नई सिटी में वाटर की अवेलेबिलिटी करवाने के लिए वहाँ पर एक लेक है जिसका नाम है कोलावई लेक। इस लेक को दोबारा से इसका रिजुवनेशन किया जा रहा है, मतलब इस लेक में गलत तरीके से जो भी सिटीज का जो भी रेजिड्यू है, इसके अलावा पोल्यूशन लेवल काफ़ी हाई लेवल था, तो इसमें रेजुवनेशन प्रोजेक्ट के थ्रू इसको साफ़ किया जा रहा है ताकि इसके पानी को यूज किया जा सके चेन्नई सिटी के लिए। और जब ये जो लेक है इसका अच्छे से इसको क्लीन किया जा सकेगा, लगभग 55 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट में लगाए जा रहे हैं, और इससे ये पानी की जो सोर्स है चेन्नई सिटी के लिए एक अदर सोर्स क्रिएट हो जाएगा। देखो, प्रेजेंट टाइम में आपको भी पता है कि वाटर लेवल जो है वो एक मेजर स्केर्सिटी बन करके जा रहा है। तो पोल्यूशन की वजह से जो भी वाटर बॉडीज़ हैं जिनको पोल्यूशन लेवल हाई है, उनको रिजुवनेट करने की गवर्नमेंट को आवश्यकता है। ऐसी जो लेक्स जो किसी भी सिटी को वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ईजीली करवा सकती हैं, उनको गवर्नमेंट को ये वर्क करना चाहिए कि उनको प्रिजर्व किया जाए, जो भी पोल्यूशन लेवल है उनको ख़त्म करने की कोशिश की जाए, और रेन वाटर जो है उनको हार्वेस्ट करके हम उनको वाटर कंज्यूम के लिए रेन वाटर को यूज कर सकते हैं। इसके लिए जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे लेक हो गया, पॉन्ड हो गए, इनको हमें क्लीन रखना होगा, पोल्यूशन के लेवल से दूर रखना होगा। जो भी सिटीज़ से जो भी एक्सट्रैक्शन होता है, जो भी निकलता है, जो भी पोल्यूशन लेवल निकलता है, उनको इन
लेक में, पोंड में इनको डंप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में जो लेक्स हैं, पोंड्स हैं, इनसे हम जब रेन वाटर को हार्वेस्टिंग करके इनमें वाटर स्टोर करेंगे तो ये ही एक मेजर सोर्स आएंगे वाटर अवेलेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, एक सेकेंड, देखो सेकेंड जो न्यूज़ है वो भी पोल्यूशन को लेकर के है। सुंदरबंस आपको पता होगा, इंडिया का वेस्ट बंगाल और जो बांग्लादेश कंट्री है उसके बीच में फैले हुए हैं। मैंग्रोव वेजिटेशन यहाँ पर काफ़ी पाई जाती है। ओके, तो सुंदरवन में भी जो प्लास्टिक का लेवल है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर के ये कोशिश की जा रही है कि जो अनरेगुलेटेड इनफ्लो है यहाँ पर प्लास्टिक का, उसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जब आप इसको कंट्रोल करोगे तभी इस इकोसिस्टम को न्यू क्राइसिस से आप बचा पाओगे। इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि अगर प्लास्टिक का लेवल इसी तरीके से बढ़ता गया तो सैलाइन वाटर में अगर प्लास्टिक की प्रेजेंस होती है तो धीरे धीरे वाटर में टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है और इससे वाटर में यूट्रोफिकेशन भी होने लग जाता है। अब ये यूट्रोफिकेशन एक मेजर टर्म है साइंस की, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि जब पानी में बहुत सारे नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, मतलब सीधी सी बात यह है कि अगर न्यूट्रिएंट्स का लेवल वाटर में बढ़ जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि जो भी एक्वेटिक इकोसिस्टम है, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, ये इनमें जब इनको न्यूट्रिशन मिलता है तो ये वाटर बॉडीज़ में बहुत जल्दी से बढ़ने लग जाते हैं। अब जब बढ़ेंगे तो वाटर बॉडीज़ का जो भी लेवल है, जो भी सरफेस लेवल है, उसको कवर कर लेंगे। कवर करने के बाद में क्या होता है कि जो हमारी सन रेज हैं उनका पेनिट्रेशन वाटर में नहीं हो पाता। तो वाटर में जो भी एनिमल्स हैं, वाटर एनिमल्स हैं, उनमें जब ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, क्योंकि देखो जब वहाँ पर फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा तो ऑक्सीजन बनेगा ही नहीं, तो वाटर में ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी। ऑक्सीजन की कमी होगी तो जो भी मैरीन एनिमल्स हैं, मैरीन वाटर के एनिमल्स हैं, उनकी डेथ होने लग जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा कि न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा होने की वजह से, इससे आपको क्या पता चलता है कि हर चीज़ में एक इक्विलिब्रियम होता है, मतलब एक सामंजस्य की स्थिति होती है। सब कुछ एक बैलेंस में होना चाहिए। किसी भी चीज़ की अगर ज़्यादा होता है तो भी वो भी गलत है और कमी, डेफिशिएंसी होती है तो वो भी गलत है। अब जब न्यूट्रिशन का लेवल ज़्यादा हो रहा है तो एक जो पार्ट है इकोसिस्टम का वो बढ़ रहा है, लेकिन उसकी वजह से जो अदर पार्ट्स है इकोसिस्टम का उसको मेजर नुकसान हो रहा है। अब इससे जो मैरीन एनिमल्स की डेथ होती है, अब उनकी डेथ होगी तो जो वो वाटर है वो, उसमें जो गंध है, वो ओडोर जो है उसकी, वो ख़राब होने लग जाएगी। अगर वो वाटर लेक्स हैं, वहाँ पर कुछ वाटर बॉडीज़ हैं, अगर वो टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो टूरिज्म घट जाएगा, जिसकी वजह से रेवेन्यू, मतलब एक पॉइंट आपका गलत हो रहा है ना, उससे आप देखो कितना फ़र्क पड़ रहा है। इकोनॉमिक लेवल तक जाकर के आपको इसके बारे में सोचना पड़ रहा है। ओके, तो हर चीज़ में बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। अब वाटर में प्लास्टिक की अगर प्रेजेंस रहेगी तो वाटर में माइक्रोप्लास्टिक बढ़ जाएंगे, और माइक्रोप्लास्टिक बढ़ जाएंगे तो धीरे धीरे फूड सिस्टम में भी ये माइक्रोप्लास्टिक एंटर हो जाएंगे। और आपको पता है ये सुंदरवन जो है वो सी से कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पर अगर प्लास्टिक का लेवल बढ़ा तो ओशियन में भी जो माइक्रोप्लास्टिक है उनका लेवल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लेकर के। इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पहली बार, ये इंडिया की प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ फोना में इन्वॉल्व है। उनको पहली बार वीमेन डायरेक्टर मिला है, दृष्टि बनर्जी इनका नाम है। इन्होंने बोला कि जब मैंने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया था 1990s में, उस समय 24% तक यहाँ पर वीमेन साइंटिस्ट थी, लेकिन समय के साथ में सब कुछ बढ़ा और 40% यहाँ पर वीमेन साइंटिस्ट प्रेजेंट टाइम में मौजूद हैं। और ये सब कुछ हुआ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के एनकरेजमेंट के अंडर। अगर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बेसिक फैक्ट्स हम देखें तो आप ये मान सकते हो कि 1916 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और प्रेजेंट टाइम में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर एक सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मेजर काम ये है, एक नेशनल सेंटर के रूप में काम करता है। जो भी हमारा फोना है उसका सर्वे करना, उसको एक्सप्लोरेशन करना और कंट्री का जो रिच फोनल डाइवर्सिटी है उसके बारे में नॉलेज को गेन करना। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है और इसके अलावा पूरे कंट्री में इसके 16 रीजनल स्टेशन भी मौजूद हैं। नेक्स्ट न्यूज देखिए,
एक सेकेंड, देखो हुमायूं टॉम्ब, दिल्ली में आपको हुमायूं टॉम्ब देखने को मिलेगा और उसमें एक आरटीआई जारी की गई। आरटीआई में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उससे पूछा गया राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत कि आप हमें ये बताइए कि जो हुमायूं टॉम्ब है क्या इसी में दारा सिकोह की जो टॉम्ब है, जो मजार है, वो क्या इसी में मौजूद है। तो इसमें जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके द्वारा ये बोला गया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब दारा सिकोह के जो रिमेन्स हैं, दारा सिकोह का जो फाइनल रेस्टिंग प्लेस है मुगल प्रिंस दारा सिकोह का, वो एक मिस्ट्री है, इसके बारे में अभी किसी को पता नहीं है। तो एक कमेटी बनाई गई है जो ये डिस्कशन करेगी, एक साल के अंदर वो एक कोशिश करेगी कि ये जो दारा सिकोह हैं उनके अवशेष कहाँ पर मौजूद हैं। देखो कई जगह जो किताब हैं उनमें बुक्स में ये बोला गया है कि औरंगजेब ने इनको बाद में यहीं पर दफना दिया था, लेकिन ये भी बोला जाता है कि अगर औरंगजेब को अपने भाई से इतना प्यार होता तो सक्सेशन का जो वॉर हुआ उसके बाद में अगर उनको जीत भी मिली उसके बाद में वो ऐसा करते, क्या ऐसा होता? अगर इतना प्यार होता तो क्या अपने भाई को मरवाते? तो अगर उन्होंने मरवा दिया तो मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने उनको दफनाया होगा। तो दारा सिकोह का जो भी मतलब उनका रेस्टिंग प्लेस है उसके बारे में एक मेजर मिस्ट्री है और उसी को पता लगाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज, नेशनल हैंडलूम डे के ऊपर जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पीयूष गोयल हैं, उन्होंने ये बोला कि समय के साथ में अगले 3 सालों में जो हैंडलूम एक्सपोर्ट है उसको हम 2500 करोड़ से एक साल में 10,000 करोड़ तक ले जाएंगे। इसके लिए उन्होंने बोला कि हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। कुछ पॉइंट्स, कुछ स्पेशल जो सेंटर हैं वो भी उन्होंने एस्टेब्लिश किए। मिस्टर गोयल एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल्स एंड रेलवेज दर्शना जरदोस ऑल्सो inaugurated a design resource center in Tamil Nadu and the building of weaver service center at Raigad in छत्तीसगढ़। हैंडलूम जो वीवर्स हैं, हैंडलूम जो आर्टिसंस हैं, उनको क्या करना है कि वो डायरेक्टली अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत में कोऑर्डिनेशन के साथ में इस तरीके से तैयार किया गया है ई कॉमर्स पोर्टल को, वहाँ पर डायरेक्ट वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं और इसको फिर मिनिस्ट्री वर्क करेगी कि उनको विदेश तक ले जाया जाए। और इस पोर्टल के तहत जब वो डायरेक्ट बेचेंगे तो उनको मीडिएशन का जो चार्ज देना पड़ता है वो भी नहीं होगा। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए फॉरेन पेज से न्यूज है, अफगानिस्तान को लेकर के न्यूज़ है। अफगानिस्तान में तालिबान ने कल हमने देखा फ्राइडे को उन्होंने एक वहाँ की जो मेजर सिटी है उसको अपने अंडर कर लिया और उसके बाद में दूसरी सिटी, पहली उन्होंने निमरोज प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ जारांज जो प्रोविंशियल है उसकी कैपिटल निमरोज को अपने अंडर किया और अब उन्होंने दूसरी जो कैपिटल जिसका नाम है, यहाँ देखो जान जो प्रोविंस है उसकी कैपिटल को भी अपने अंडर करने की कोशिश की है। हालांकि अभी कंप्लीटली उन्होंने अपने अंडर नहीं किया। इससे आपको क्या लगता है? इससे लगता है कि तालिबान जो है वो पीस का जो मीडिएशन का पार्ट कोशिश की जा रही है ना रीजनल कंट्रीज के द्वारा कि वहाँ पर पीस एस्टेब्लिश की जा सके। इसको तो मुझे लगता नहीं है कि तालिबान, देखो पर्सनली इस बात को बोल सकते हैं, लेकिन आप इंटरनेशनल रिलेशन की अगर बात करो तो रीजनल कंट्रीज जो हैं वो यहाँ पर काफ़ी कोशिश कर रही हैं, लेकिन तालिबान इस बात को मानने के लिए शायद तैयार नहीं है, क्योंकि अगर वो पीस का रास्ता अपनाना चाहता, स्टेबिलिटी का रास्ता अपनाना चाहता तो इस तरीके से जो मेजर प्रोविंसेज हैं, जो मेजर एरियाज़ हैं उनको अपने अंडर करने की कोशिश ही नहीं करता। और जिस तरीके से वो अपने अंडर करने की कोशिश कर रहा है, मतलब 1996 से 2001 का जो उसका टाइम रहा जिस समय उसने शासन किया अफगानिस्तान के ऊपर, उस टाइम को वो वापस लाना चाहता है। तो इस तरीके से कोशिश की जानी चाहिए कि रीजनल कंट्रीज, इसके अलावा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल पर, वो सब मिलकर के अफगानिस्तान में जो भी प्रेजेंट टाइम में स्थिति है, सिचुएशन है, उसको काउंटर करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट न्यूज है, या देखो ग्रीस में वाइल्ड फायर देखने को मिला और वाइल्ड फायर के जो अदर इंसिडेंट है वो प्रेजेंट टाइम में आपको टर्की में भी देखने को मिलेंगे। इसकी वजह से इसके अलावा यूएस में हीट वेव्स देखने को मिल रहा है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जर्मनी, इनमें फ्लड देखने को मिल रहा है, चाइना में फ्लड देखने को मिल रहा है। इससे ये आपको क्या लग रहा है? ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं और ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं अर्थ के टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से। हर चीज़ अपने समय से शिफ्ट होती जा रही है। इसके लिए हमें वर्क किया जाना चाहिए कि जो भी हम
जिसकी भी पॉइंट के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, जैसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हमने साइन किया 2015 में, और इस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में हमने कोशिश की है कि प्री इंडस्ट्रियल एरा के टाइम की जो भी हमने टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग हम हमारी अर्थ के टेम्परेचर को कोशिश करेंगे कि ना बढ़ने दें। 1.5 डिग्री जो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उससे ज़्यादा हम अपनी अर्थ का टेम्परेचर नहीं बढ़ने देंगे, और मैक्सिमम 2 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये जब कोशिश करेंगे ना तभी जाकर के रिजल्ट निकलेगा कि क्लाइमेट चेंज जो एक मेजर इवेंट्स आ रहा है उसको हम काउंटर कर सकेंगे। अब जो ग्रीस का मैप है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये है ग्रीस, यूरोपियन कंट्रीज़ है। ये अपनी जो बॉर्डर है वो आपको पता होना चाहिए कि अल्बानिया के साथ में, बुल्गारिया के साथ में, और ये है टर्की। टर्की एशियन कंट्री भी है और यूरोपियन कंट्री भी है, उसके साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ये यहाँ पर मेडिटेरियन सी है। मेडिटेरियन सी में ये है एजियन सी, ये है आउइयन सी, इसको सी ऑफ क्रेटे बोल सकते हो, और ये है मेडिटेरियन सी। तो इस तरीके से ग्रीस अपनी बॉर्डर शेयर करता है वाटर बॉडीज़ के साथ में एंड कंट्रीज़ के साथ में। यहाँ पर आपको पता होगा ये है सी ऑफ मार्मरा और ये है ब्लैक सी। तो यहाँ पर ये जो स्टेट है ये है डार्डानेल्स स्टेट, जो एजियन सी को और सी ऑफ मार्मरा को आपस में कनेक्ट करती है, और ब्लैक सी और सी ऑफ मार्मरा आपस में एक दूसरे के साथ एक स्ट्रेट के साथ में कनेक्टेड हैं। इस स्ट्रेट का नाम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, देखो ईरान के ऊपर अभी आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने एक टैंकर अटैक किया ड्रोन की सहायता से, लेकिन ईरान ने इसको रिजेक्ट कर दिया है कि EU और G7 कंट्रीज ने जो उनके ऊपर आरोप लगाया है कि शिप के ऊपर, एक शिप थी जिसमें ऑयल टैंकर था, मतलब उसके ऊपर, तो उसके ऊपर अटैक किया गया ड्रोन की सहायता से ईरान के द्वारा। ये आरोप लगाया गया सबसे पहले इजराइल, उसके बाद में ये जो अदर यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने भी इस आरोप को माना, लेकिन ईरान ने इसको रिजेक्ट किया है कि ईरान की तरफ से इस तरीके का कोई भी अटैक नहीं हुआ है। नेक्स्ट न्यूज साइंस पेज से है। साइंस पेज पर आज लद्दाख जो ग्लेशियर है उसके बारे में स्टडी की गई है। इस स्टडी में ये जो स्टडी है वो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी जो देहरादून में सिचुएटेड है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में वर्क करती है। ये जो इंस्टीट्यूट है इसका मेजर वर्क है कि जो ग्लेशियर हेल्थ है, मतलब ग्लेशियोलॉजी के वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें ग्लेशियल हेल्थ को मॉनिटर करना, उसके डायनेमिक्स, डिस्चार्ज, पास्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस, स्पेकुलेशंस फॉर फ्यूचर क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ग्लेशियर इन दिस रीजन, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर ये ग्लेशियर्स की स्टडी करता है ये इंस्टीट्यूट। तो इन्होंने ये स्टडी में ये पाया कि समय के साथ में क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और विंटर्स के दौरान जो प्रेसिपिटेशन हो रही है वो डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से ये जो लद्दाख ग्लेशियर है, यहाँ पर लद्दाख की जो जास्कर वैली है वहाँ पर पेनसी लुंगपा एक ग्लेशियर है, वहाँ पर जो बर्फ़ है उसका लेवल कम होता जा रहा है। इस आर्टिकल में ये बताया गया कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक लंबे समय तक यहाँ पर स्टेक नेटवर्किंग के थ्रू, मतलब स्टेक नेटवर्किंग क्या होता है, 2016 से 2019 के बीच में उन्होंने यहाँ पर ग्लेशियर मास बैलेंस है उसका ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश की। इसमें क्या होता है कि स्टेक मेड ऑफ बम्बू की सहायता से एक स्टेक बनाया जाता है, उस स्टेक को इस ग्लेशियर में मतलब डाला जाता है। जब ग्लेशियर में डाला जाता है समय के साथ में स्टडी की जाती है कि वो बम्बू का कितना पार्ट बर्फ से कवर हुआ, कितना पार्ट नीचे डिक्रीज हुआ। तो इसी के आधार पर ये कोशिश की गई, और इससे क्या पता चला कि 2015 से 2019 के बीच में जब उन्होंने स्टडी की तो ग्लेशियर का अगर एवरेज बात करें तो 6.7 ±3 मीटर पर एनम, मतलब गर्मियाँ आती हैं तो 3 मीटर कम हो जाता है, सर्दियाँ आती है तो 3 मीटर बढ़ जाता है। इससे क्या पता चला है कि समय के साथ में आपको क्या पता चला, समय के साथ में ये पता चला कि टेम्परेचर जो है वो तो बढ़ता जा रहा है, और विंटर्स के दौरान जो प्रेसिपिटेशन है वो डिक्रीज होती जा रही है। इसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेज हो रहे हैं। ग्लोबल ट्रेंड में जो आपको देखने को मिलेगा, एयर टेम्परेचर जो बढ़ रहा है इसकी वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, और इसके अलावा जो समर पीरियड में जो प्रेसिपिटेशन है वो हायर एल्टीट्यूड में बढ़ रही है, और विंटर के दौरान जो बर्फ़ गिरती है वो कम हो रही है। इसकी वजह से ये जो पैटर्न चेंज हो रहा है ना समर और विंटर का, इसकी वजह से भी मेजर इन्फ्लुएंस गिर रहा है इन ग्लेशियर्स के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ पर हेयर को लेकर के स्टडी हुई है। हमारी जो
कंप्लीट बॉडी है वो हेयर से कवर होती है, सिर्फ हमारा अगर हम माउथ वाला एरिया को बात करें उस एरिया को छोड़ करके। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि हमारी जो बॉडी है वो पहले जो हमारी स्किन है उससे कवर होती है और स्किन से कवर होने के बाद में हमारी बॉडी के ऊपर होते हैं हेयर। ये जो हेयर होते हैं वो यहाँ पर देखो जो हेयर होते हैं वो सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं स्किन का जो आउटर मोस्ट लेयर है वहाँ से, और इनको जहाँ से ये हेयर प्रोड्यूस होते हैं उनको फोलिकल बोलते हैं, विच आर मिनी ऑर्गन्स विच प्रोड्यूस ए वेराइटी ऑफ प्रोटीन्स। ये जो प्रोटीन्स की एंटायर लिस्ट है ना, जिसको आप प्रोटियोम बोल सकते हो, ये कंप्लीटली हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का वर्क करती है। मतलब एक्सटर्नल अगर हमें कुछ इंसल्ट मिले जैसे कि इन्फेक्शन हो जाए, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए ये स्किन और इसके ऊपर जो हेयर हैं वो काफ़ी हमारी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को लेकर के है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या है, पहले हम इसका बैकग्राउंड देखेंगे। 2006-07 की बात है। इंडिया में लगभग विदेशी कंपनियां इंडिया में आती हैं। अब इंडिया में रह करके वो कुछ व्यापार करती हैं, जैसे कि बाहर की किसी कंपनी को खरीदने का काम करती हैं या बाहर की किसी कंपनी को अपने पार्ट्स बेचने का काम करती हैं। अब इंडिया को ये लगता है कि इंडिया में रह करके ये सारा ट्रेड किया जा रहा है तो इंडिया को इसका टैक्स तो मिलना चाहिए। इसी को लेकर के इंडिया पहले मांग करता है, लेकिन जो विदेशी कंपनियां हैं वो मना कर देती हैं। तो इसी को लेकर के 2012 में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे प्रणब मुखर्जी, वो लेकर के आते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, मतलब बैक डेट में जाकर के टैक्स को कलेक्ट करना। अब इसको लेकर के प्रेजेंट टाइम में वोडाफोन और केयर एनर्जी दोनों यूके बेस्ड कंपनी है। ओके, इनके साथ में देखो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट्स विद द नीदरलैंड एंड यूके रेस्पेक्टिवली। ये जो कंट्रीज हैं, ये जो कंपनीज हैं, इनके साथ में प्रॉब्लम हुई। अब इन दोनों कंपनीज ने जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट है उसमें इंडिया को लेकर के गए। अब इंडिया को वहाँ पर लेकर के गए तो इंडिया के ऊपर ही वापस में इम्प्लीमेंट लगाया गया, ड्यूज लगाए गए, पनिशमेंट लगाया गया कि इतना इंडिया को वापस इन कंपनीज को देना है। तो इसी को लेकर के जो निर्मला सीतारमन है प्रेजेंट टाइम में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने टैक्सेशन लॉ बिल इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में, ताकि जो ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स है इसको मना किया जा सके, इसको खत्म किया जा सके। इसकी वजह से जो मेजर चेंजेस क्या हुआ, हमारी इंडिया में जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करने से हिचकिचाने लगे। उनको लगता है कि इंडिया तो बैक डेट में जाकर के भी टैक्स कलेक्ट कर लेता है। तो ये गलत इंसिडेंट गया है, गलत साइन गए हैं इंडिया के लिए। तो इंडिया को अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना होगा, तभी जाकर के फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट न्यूज है ई रूपी को लेकर के। 2 अगस्त को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक न्यू डिजिटल पेमेंट सिस्टम, जिसको आप ई रूपी के नाम से जान सकते हो, ये नया सिस्टम लॉन्च किया गया। ये जो ई रूपी प्लेटफॉर्म है इसको नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और इसने कोलेब्रेशन किया है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इनके साथ में मिलकर के ई रूपी प्लेटफॉर्म को बुलाया है एनपीसीआई ने। इसमें क्या किया जाएगा, ई रूपी क्या है, ये प्लेटफॉर्म क्या है? देखो, एक ये वाउचर सिस्टम है जिस ई रूपी प्लेटफॉर्म के तहत गवर्नमेंट ये वर्क करेगी कि जो भी वेलफेयर स्कीम, जैसे आयुष्मान भारत के तहत या और भी वेलफेयर स्कीम्स के तहत गवर्नमेंट हेल्प करती है अपनी पॉपुलेशन का, उसमें वाउचर सिस्टम के तहत अपनी पॉपुलेशन को प्रेजेंट टाइम में हेल्प करेगी। इससे जो भी वेलफेयर स्कीम है उनमें लीक प्रूफ डिलीवरी हो पाएगी पॉपुलेशन के पास में। मतलब जो रियल बेनिफिशियरीज हैं, जिसको बेनिफिट मिला है, जिस वेलफेयर स्कीम के लिए बेनिफिट मिला है, उसी वेलफेयर स्कीम के लिए इस बेनिफिट को यूज किया जा सकेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो ई रूपी प्लेटफॉर्म के तहत जो वाउचर सिस्टम दिया जाएगा ये नॉन ट्रांसफरेबल होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एक पर्सन के पास गवर्नमेंट ने भेजा तो उस पर्सन ने उसको दूसरे के पास भेज दिया। मतलब गवर्नमेंट ही इसको, इस वाउचर सिस्टम को भेज सकती है। इसमें क्या होगा ई रूपी प्लेटफॉर्म में कि एक वाउचर भेजा जाएगा या तो एसएमएस के थ्रू या फिर क्यूआर कोड भेजा जाएगा। मतलब इसमें आपको कोई भी बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी, आपके पास में कोई स्मार्टफोन नहीं होना चाहिए, कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म की, जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म की आपको इसके लिए ज़रूरत नहीं है, कोई भी कार्ड की, ऐप की, इंटरनेट एक्सेस की, इस वाउचर को रिडीम करने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है। इससे क्या होगा कि हमारे इंडिया में बहुत सारे लोगों के पास में स्मार्टफोन नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, तो उनको भी गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा मिल पाएगा।
अब ये ई रूपी कैसे वर्क करेगा, इसमें जो भी बेनिफिशरीज हैं उनके पास में SMS आएगा, QR कोड भेजा जाएगा, उसको ले करके वो उन सेंटर्स के ऊपर जाएं जिन सेंटर्स के ऊपर ये जो सुविधा है, ये जो वेलफेयर स्कीम्स को लेकर के उनको सारी सुविधाएं मिलेंगी। इस तरीके से ये ई रूपी नेटवर्क वर्क करेगा। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में 11 बैंक, जिनमें गवर्नमेंट बैंक भी है और प्राइवेट बैंक भी है, इन्होंने मिलकर के इस डिजिटल वाउचर वो लॉन्च करेंगे, वो इश्यू करेंगे। इसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट के साथ में वर्क कर रहे हैं। ओके, अब इसमें क्या होगा, आपको ये भी पता है, जैसे आपको हेल्थ के लिए स्कॉलरशिप मिली तो आप उसको हेल्थ के लिए ही यूज कर सकोगे। अब अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या पूरे वर्ल्ड में ऐसी इस तरीके की व्यवस्था चल रही है? तो हाँ, US में जो एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन है, उसमें इसी तरीके का वाउचर सिस्टम चल रहा है। वहाँ पर वाउचर दिया जाता है स्टूडेंट्स को, जो स्कॉलरशिप दी जाती है वो वाउचर के तहत दी जाती है। उस वाउचर को वो ले जाकर के स्कूल में जमा करवाते हैं और उनको स्कॉलरशिप दे दी जाती है। अब क्या ये डिजिटल करेंसी है क्या? तो ई रूपी एक प्लेटफॉर्म है, इसका यूज़ किया गया है कि जो भी लोग हैं वेलफेयर सेंटर के ऊपर जाकर के इन सर्विस को अवेल किया जा सके। आप इसको डिजिटल करेंसी नहीं मान सकते, लेकिन डिजिटल करेंसी की तरफ इंडिया का एक मेजर स्टेप है। अब और भी इसको इम्प्लीमेंट करने में इंडिया को क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। 2018 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की और इसमें ये माना कि इंडिया में मोबाइल फ़ोन की जो ओनरशिप है ना, उसमें काफ़ी जेंडर गैप में काफ़ी अवेलेबिलिटी, मतलब मैन और वीमेन के बीच में जो मोबाइल फ़ोन की अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी बड़ा गैप है। अब इससे क्या होगा कि वीमेन को जो भी बेनिफिट्स मिलेंगे उनको अवेल करने में परेशानी आएगी। इसके अलावा रूरल और अर्बन एरियाज़ में भी आप कंपेरिजन करोगे तो भी एक काफ़ी वाइड गैप आपको देखने को मिलेगा। तो ये मेजर प्रॉब्लम्स आएंगी इस प्लेटफॉर्म को, ई रूपी प्लेटफॉर्म को इम्प्लीमेंट करने में। नेक्स्ट न्यूज है, अभी जम्मू एंड कश्मीर में एक रिसेंट सर्कुलर जारी किया गया है वहाँ की पुलिस के द्वारा कि अगर कोई भी पर्सन स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट्स में या फिर स्ट्रीट प्रोटेस्ट में दिखाई देता है तो अगर वो वीज़ा के लिए अप्लाई करता है या फिर इसके अलावा वीज़ा के लिए अप्लाई करने के अलावा वो कोशिश करता है कि गवर्नमेंट जॉब में वो अप्लाई करे, और अगर गवर्नमेंट को ये लगता है, उसके बारे में प्रूफ मिलते हैं कि वो तो स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट्स में या फिर स्ट्रीट जो प्रोटेस्ट हैं उनमें शामिल था, तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उनके जो भी एप्लीकेशन है उनको रिफ्यूज्ड कर दिया जाएगा। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि क्या ऐसा पहले से इस तरीके के कुछ लॉ मौजूद हैं क्या? तो इस आर्टिकल में बताया गया कि गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर कोई पर्सन एप्लीकेशन लगाता है, और देखो ये तो पहले से क्लियर है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए जब कोई भी गवर्नमेंट जॉब के प्रोसीजर में उसका जो रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर है उसमें कोई भी पर्सन की जो पुराना जीवन है उसमें उसका कैरेक्टर कैसा रहा, इसका वेरिफिकेशन तो किया जाता है। अब उसने फॉर्म भरा, उसके ऊपर किस तरीके के चार्जेज हैं, मान लो हो सकता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उसके ऊपर चल रही हैं या फिर नॉर्मल कोई चार्जेज हैं, इसके आधार पर डिसीजन लिया जाता है। अब इस तरीके के केसेस तो उन व्यक्तियों के ऊपर भी चल सकते हैं जो पहले से जॉब में हैं। ठीक है, ये सारी जो गाइडलाइंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने अवतार सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 2016 में दे दी थी। अब पासपोर्ट अथॉरिटी की बात करते हैं। इंडियन पासपोर्ट एक्ट 1967 का सेक्शन 6 का सब क्लोज 2 है, इसमें बोला गया है कि पासपोर्ट अथॉरिटी मना कर सकती है अगर कोई पर्सन के ऊपर कुछ चार्जेस हैं और अगर वो विदेश जाना चाहता है और ये लगता है कि विदेश जाने से इंडिया की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी को कुछ नुकसान होगा तो उसको मना किया जा सकता है। अब इसमें यदि एक एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्या कोई इसकी लीगल रेमेडी है? तो सेक्शन 22 ऑफ द एक्ट जो है वो यूनियन गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि कोई भी पर्सन, कोई भी क्लास पर्सन्स की कोई भी क्लास अगर उसको एक नोटिफिकेशन के थ्रू इन सब से क्या निकाला जा सकता है, मतलब उन्हें रिलीफ दी जा सकती है कि 1 साल का उनको टाइम दिया जा सकता है कि वो विदेश जा कर के आ सकते हैं। तो ये सारे प्रोसीजर की बात की गई है। हालांकि 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट जो है उसने इस एक्ट का जो सेक्शन 6 है उसको अपहेल्ड किया था, उसने अलाउ किया था कि सेंटर जो है वो किसी के पासपोर्ट के लिए मना कर सकता है अगर उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है या फिर पेंडिंग्स है। प्रशांत भूषण एक सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने इस केस को लेकर के पिटीशन डाली। उन्होंने ये बोला कि आप पहले तो किसी के ऊपर जो भी चार्जेस हैं उनको अलग अलग करो, सीरियस चार्ज हैं, नॉन सीरियस चार्ज हैं, इसके अलावा बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इनको अलग अलग करो। उसके आधार पर सबको एक समान आधार पर उन पर रिस्ट्रिक्शन मत लगाओ, सबको
अगर उनके चार्जेस के आधार पर उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाओ, अगर अवेलेबल हैं तो कम लगाओ, नॉन अवेलेबल हैं तो ज़्यादा उनके ऊपर चार्जेस लगाओ, सबको इक्वल तरीके से मानने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट न्यूज, प्रोफाइल पेज से हमारे इंडिया का यहाँ पर मेड इन इंडिया कैरियर, मतलब कंट्रीज का फर्स्ट, इंडिया कंट्री का फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसको IAC-1 के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम है विक्रांत, आपको ध्यान होना चाहिए। ये इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम मेड इन इंडिया और जो एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया हर चीज़ के लिए खुद के ऊपर रिलाई हो, मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट्स में इंडिया कोशिश कर रहा है कि इंडिया अपने ऊपर रिलाई हो और पूरे वर्ल्ड में ये ध्यान जाए कि इंडिया भी अपने दम पर बहुत सारी चीज़ों को प्रोडक्ट कर सकता है। तो उसी को लेकर के काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। IAC-1 की अगर हम बात करें तो इंडिया इसको बना करके अभी हालांकि इसका सी ट्रायल चल रहा है। सी ट्रायल जैसे ही कंप्लीट होगा तो इंडिया उन 5-6 कंट्रीज में शामिल हो जाएगा जिनके पास अभी प्रेजेंट टाइम में कैपेबिलिटी है कि वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बना सकते हैं। ओके, ये जो कैरियर है ना, इसको मेजरली कोशिश की गई है इंडिया के द्वारा बनाने की। इसको पब्लिक सेक्टर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाना स्टार्ट किया था। और इसके अलावा यहाँ पर देखो, ये जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर आता है। तो इस तरीके से इंडिया के लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट है कि हमने IAC-1 को बनाया है। धीरे धीरे इससे क्या होगा कि इंडिया अपने शोर, जो अपना तट वाला इलाका है, इसके साथ साथ में इंडिया दूर तक अपनी पहुंच बना सकेगा, मतलब पानी से हवा तक इंडिया अपनी पहुंच बना सकेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। देखो, इससे पहले इंडिया जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए रशिया या ब्रिटेन, उनके ऊपर ही डिपेंडेंट रहा है। इससे पहले अगर हम इंडिया के 2 अर्लियर कैरियर की बात करें, INS विक्रांत और INS विराट, इनको मेजरली ब्रिटिश कंपनीज के द्वारा बनाया गया था और इनको कमीशनड किया गया था नेवी में 1961 और 1987 में। INS विक्रांत, जिन्होंने 1971 का जो पाकिस्तान के साथ हमारा वॉर हुआ, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसी के आधार पर इसका नाम भी INS विक्रांत रखा गया है। ओके, प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया के पास में एक अभी एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है INS विक्रमादित्य और इसको 2013 में कमीशन किया गया था। इसको सोवियत रशियन कंपनी के द्वारा बनाया गया था। हालांकि इंडिया और कोशिश कर रही है 2015 से कि एक और इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए इंडिया को अप्रूवल मिल सके। तो इसके बाद में अगर उसको लिए अप्रूवल मिल जाता है तो इंडिया के पास में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे, जिसमें 2 जो हैं वो इंडिजिनस हो जाएंगे। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।